बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज तामीरात की दुनिया की बात करेंगे। तामीरात की दुनिया की बात करें तो लाखों लोग, लाखों ज़िंदगियाँ तामीरात की दुनिया से वाबस्ता है। उस तामीराती दुनिया को सपोर्ट करने में ख़ास करके बिल्डर्स के हवाले से हम बात करें, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान आबाद का बड़ा अहम रोल है। आबाद 1970 के बाद बनी, मगर 1960 से लेके अब तक कोई 64 साल से बिल्डिंगें बन रही हैं। अगर बात करें तो पाकिस्तान के बहुत बड़े शहर जिसमें कराची, लाहौर, वो सरिये, सीमेंट और पत्थर के शहर बनते जा रहे हैं। कराची तो पूरा लोहे और सरियों का शहर ऊपर बढ़ता जा रहा है, कोई बढ़ नहीं रहा इस तरह से आगे ऊपर ऊपर ऊपर, और वो माहौलियात को, एनवायरनमेंट को भी बर्बाद करके रखा है। कंक्रीट का जंगल का शहर, इस पे खरी बात में बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान है हसन बख्शी। हसन बख्शी साहब, आप आबाद के चेयरमैन हैं, खरी बात के वक्त निकाला, आपकी मेहरबानी। तामीरात की दुनिया में आप दूसरी बार चेयरमैन भी बने आबाद के, मगर इस वक्त जो तामीरात की दुनिया है, ख़ास करके जो बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, कराची को अगर देखें तो लोहे और सरिये का, सीमेंट का, एक ईंटों का बड़ा ढांचा बनता जा रहा है। सरियों का, ईंटों का, सीमेंट का वो एक बनता जा रहा है, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। मगर एक जिस तरह कराची को पार्किंग, बाकी सारे मसाइल तो जन्म लेते गए, इसमें बिल्डर्स का भी अपना किरदार है, हुकूमत का भी किरदार है। आबाद इस तामीराती दुनिया के अंदर जो इस वक्त मसाइल जन्म ले चुके हैं, क्या अपना किरदार अदा कर रहा है? आबाद क्या है? आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें तमाम वो लोग जो रेगुलेटेड बिज़नेस करते हैं कंस्ट्रक्शन का, जो NTN होल्डर हैं, जिनके पास बिल्डर लाइसेंस है, आबाद से भी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से भी, मुख्तलिफ इदारों से जिसमें CDA हो गया, LDA हो गया, उन लोगों की एक एसोसिएशन है। और हमारे तमाम लोग फाइलर भी हैं, हर साल रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स पेयर भी हैं। अब जो आपने कहा कि कराची बढ़ता गया, पाकिस्तान बढ़ता गया, कंक्रीट का जंगल बनता गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर बैठ के एक एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज एन चेयरमैन ऑफ आबाद, सच को सच और गलत को गलत कहना पड़ेगा। देखिए, ये हमारे इदारों में अनफॉर्चुनेटली भुट्टो साहब, जो भर्तियाँ हुई हैं पिछले दो ढाई 3 डेकेड से, वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हुई हैं, वो मेरिट पे नहीं हुई है, जिसकी वजह से इदारों की अपनी जो पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डेवलप हो गया है। इस कंक्रीट जंगल की वजह और कोई नहीं है, ये मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ऑफ KDA है या मास्टर प्लान डिपार्टमेंट है। अगर ये प्लानिंग करते अगले 100 साल की कराची की, वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ पैसों पे दुकानें चल रही हैं। मुख्तलिफ इदारे, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, KDA हो, वो जहाँ जितने भी इदारे, वो सिर्फ माल कमाने के पीछे बिल्डर्स के साथ मिलके शहरों को तबाह करने में लगे हुए हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि माल कमाना तो सेकेंडरी है ना, कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, सलाहियत भी नहीं है, सलाहियत भी होनी चाहिए, आगे आपका 100 साल का विज़न भी होना चाहिए। अगर आपके पास वो विज़न ही नहीं है और आप अपनी इनिंग्स ऐसे खेल रहे हैं जैसे 6 ओवर मैच खेल रहे हैं कि आपको जो बॉल मिले उस पर खेलना है, पैसे बनाने और चले जाने, ऐसा नहीं होता। कहीं इसमें ऐसा भी तो नहीं है कि सिर्फ बिल्डर ने भी माल कमाया? क्योंकि इदारों के अंदर तो करप्शन है। बिल्डर भी कल कोई बाइक पे घूम रहा था, कोई साइकिल पे, कोई फुटपाथ पे चल रहा था, कोई बनियान बेच रहा था, कोई क्या कर रहा था, वो सब आगे का अरबपति कैसे बन गया? तो मिलके किसी ने, सबने तो नहीं बिगाड़ा इसको। देखिए, इसमें कनाइवेंस हुई है। कनाइवेंस जब 2 लोग मिलते हैं ना, उसको कहते हैं कनाइवेंस, और उससे शहर का नुकसान हुआ और इदारों का नुकसान हुआ। यस, कुछ लोग उसमें पैसे वाले भी बन गए। हाउएवर, मैं उनसे ज़्यादा उन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ जिनका काम था ये गलती को रोकने का। देखें, हम अगर कस्टम से आज 5 मोबाइल लाना मना है, सो और कोई मोबाइल मुसलसल ला रहा है, तो कस्टम वाले का काम है पकड़ना, उसका तो काम ही है मोबाइल लाना। सो पहली ज़िम्मेदारी उन इदारों पे आती है जो तनख्वाह लेते हैं, जिन्होंने अपनी सर्विस गवर्नमेंट को प्रोवाइड की हुई है सही करने की। तो देखिए, जब तक हम मेरिट पे भर्तियाँ नहीं करेंगे, कैपेबल लोगों को नहीं लाएंगे, तो शहर इसी तरह तबाह होता रहेगा। ये आज रुका नहीं है, ना रुक सकता है। आप बिठा लें किसी भी डिपार्टमेंट में और 500 लोगों को बोलें क्लाइमेट चेंज पे एक लेटर तो लिख के बता दें,
3 पेज का, आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। वो 18 ग्रेड में भी हैं, वो 19 ग्रेड में भी हैं, वो 20 ग्रेड में भी हैं। ये तो हाल है हमारे यहाँ। आपने क्लाइमेट चेंज की बात कर दी। क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो बिल्डर्स ने सबसे बड़ा नुकसान दिया है पाकिस्तान को। कोई भी पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग ऐसी बन नहीं रही, और 99% बिल्डिंग जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से या माहौलियात के हवाले से जो बननी चाहिए वो तो बन ही नहीं रही। उन्होंने सिर्फ बनानी है बिल्डिंग बिल्डिंग और बिल्डिंग, और कोई काम तो करना नहीं माहौलियात पे। ये हवा का हवा कैसे बिगड़ गया? नहीं भुट्टो साहब, मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग नहीं बनी। क्लिफ्टन पे जाएँ, HBL टावर, वो उस सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती है। इसी तरह कराची में और बिल्डिंगें भी बन रही हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में वहाँ भी क्या हैं। उनके ऊपर कंटोनमेंट को DHA का डंडा तो नहीं है तब बन रही है? नहीं, देखिए उनके ऊपर मेरे ख्याल में डंडा नहीं है, पर वो वो बिल्डिंग HBL टावर 10-12 बिलियन रुपए की बिकी थी। वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बिल्डिंग बनी थी। अब इसमें एक प्रॉब्लम हकीकत में ये भी है, देखिए हमें अगर मेरे जैसे बिल्डर को आप कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो ये भी समझें कि जो मेरा बायर है उसकी भी एक बाइंग कैपेसिटी है। हम कहते हैं कि UK में क्लाइमेट चेंज की बिल्डिंग बन रही है, तो UK में तकरीबन 2.5 लाख रुपए स्क्वायर फुट माल बिकता है। कराची में बिकता है 10,000 रुपये स्क्वायर फुट। UK में बनाने की कॉस्ट आज $300 यानी 1 लाख स्क्वायर फुट है। कराची में कॉस्ट है 6,000 रुपये स्क्वायर फुट। सो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्लाइमेट चेंज की और स्टैंडर्ड की जब बातें करते हैं और हम दुनिया की डेवलप कंट्री की बात करते हैं, और हम अपना देखें ना, US का पर कैपिटा इनकम है $45,000, हमारा है $1,300, $1,360। सो बहुत फ़र्क है। सो ग्रेजुअली हमें आगे आना पड़ेगा, हमें लोगों की कैपिटल पर कैपिटा इनकम बढ़ाना पड़ेगा, फिर उस क्वालिटी की चीज़ें हम यहाँ पर अपने लोगों को दे सकेंगे। जो हकीकत तो ये है। हमारे पास आपने क्वालिटी की बात की, तो क्वालिटी जब अच्छी बनती थी, अच्छी बिल्डिंगें बनती थी, सस्ते दामों पे सब कुछ होता था। चीज़ें तो महंगी होती गई, बिल्डिंगें या कोई फ्लैट या घर लेना इस वक्त किसी के बस में भी नहीं, क्योंकि लोहा सरिया सीमेंट और हर चीज़ महंगी होती गई है। तो क्वालिटी अच्छी होने की बजाय कम होने जो करने में वो बिल्डर जिम्मेवार है या हुकूमती इदारों का भी उसमें, हुकूमत के जो इदारों का भी उसमें हाथ है कोई? नहीं, बेशतर बिल्डिंगें आज भी पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी की बन रही हैं, और मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत सारी बिल्डिंगें शायद दुबई से भी अच्छी बन रही हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्राइस बढ़े, इसमें एक तो इंटरनेशनल हालात भी थे, और दूसरा पाकिस्तान रुपी जो डीवैल्यू हुआ ना, 140 से रुपये 330 पे चला गया, 280 या 278 पे, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। आबाद क्या आवाम के मफाद में काम करता है या बिल्डर्स के मफाद में ही काम करता है? आबाद पाकिस्तान के मफाद में काम करता है। आबाद के पास एक कंप्लेंट सेल है जिसमें तमाम अलॉटीज़ जो बिल्डर्स से अगर नाला हैं या परेशान हैं या कोई शिकायत है, वो कंप्लेंट सेल में ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, और 80% फैसले उसमें अलॉटी के फेवर में होते हैं। हमारे 5-6 सीनियर मोस्ट बिल्डर बैठ के उस कमेटी को एवरी वीक चलाते हैं, और वहाँ का डिस्पोजल रेट भी 80-85% है। मुख्तलिफ इदारों में करप्शन, कमीशन खोरी आम उरूज पे है। आबाद हमेशा उनके साथ मीटिंगें भी करता है। ये कमीशन खोरी और करप्शन के खात्मे के लिए आबाद क्या कर पाए, या खुद भी आबाद बिल्डर से मिलके कहता है कि हमारा धंधा चले? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि करप्शन अगर आपको ख़त्म करना है और ये चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो आपको प्रोसेस को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। दुबई में आज अप्रूवल होता है, मेरा अप्रूवल हो रहा है, सो मेरा कंसल्टेंट थ्रू ऑनलाइन भेजता है, मेरा ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। हम कह के थक गए, और आज भी कहते हैं, और आज नहीं मतलब नेक्स्ट वीक SIFC से भी मीटिंग होने जा रही है, हम उसमें भी कह रहे हैं कि इन महकमों को डिजिटलाइज करें। हमें जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ना उन्हें हमसे मिलने की ज़रूरत होनी चाहिए। जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं होगा, करप्शन का ख़ात्मा नहीं हो सकता। बहुत सारे इदारों के अंदर सिंध बिल्डिंग से लेके सब ने डिजिटलाइज तो कर दिया है, मगर फिर भी करप्शन बढ़ गई। रेट तो भाव तो ऊपर चला गया, नीचे नहीं आ रहा। वो उसमें आप भी मेंबर हैं और बाकी भी बहुत सारे इदारे मेंबर हैं, मगर वो तो बढ़ता ही जा रहा है कमीशन का रेट। सारा प्रोसेस आपको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, ना सिर्फ इसमें, वाटर बोर्ड में, KDA में, KMC में, SBCA में, तब जाके ये चीज़ें अच्छी होंगी। वरना देखिए, ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हमारा एक प्लॉट 2-2 अरब रुपए का है। आज बैंक का इंटरेस्ट तकरीबन 3 करोड़ रुपए माहाना है। एक साल मेरा अप्रूवल नहीं होता भुट्टो साहब, तो 36 करोड़ रुपए मुझे कम से कम देने पड़ते हैं बैंक इंटरेस्ट में। अगर वो 36 करोड़ रुपए मुझे वहाँ देने पड़ते हैं, तो अफसर मुझसे पैसे मांगता है, तो मैं इस मजबूरी से देता हूँ।
मेरा मेंबर खुशी से पैसे नहीं देता, क्योंकि अप्रूवल में कोई बेईमानी नहीं होती, अप्रूवल बिल्कुल कानूनी है, पर वो करते ही नहीं। स्लो कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, पैसे भरने पड़ते जी हैं। जी, मजबूरी है। कोई ऐसा इदारा भी है जो बिल्डिंग के तमीरात शोबे में बनाने में सब कहते हैं हम दूध के धुले हुए हैं, और बिल्डर भी कहते हैं हम भी दूध के धुले हुए हैं, कोई इसमें दूध का धुला हुआ है या सब आवा का आवा, ऐसा कैसा दूध में पानी मिक्स है? मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि आई रिप्रेजेंट एंजल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, फरिश्तों की एसोसिएशन को मैं नहीं रिप्रेजेंट करता। गलत हमारे यहाँ भी हैं, गलत वहाँ पर भी हैं। कोई, मैं नहीं समझता कि कोई इदारा ऐसा है, पाकिस्तान का कोई इदारा, लेट्स टॉक दैट वे, कि बिल्कुल अपने आप को कहेगा कि मैं 100% दूध से धुला हुआ हूँ। खास करके बिल्डिंगों में पार्किंग का बड़ा मसला, 90% बिल्डिंगें पार्किंग तो होती नहीं, वो सब कुछ बेच देते हैं। तो ये पार्किंग के मसले हल करने के लिए आबाद को ऐसी पॉलिसी बनाती है कि हर बिल्डर पार्किंग का मसला हल करे तब बिल्डिंग बनेगी। तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी लागू है बिल्डर्स के साथ, आपके मेंबर्स के लिए? डॉक्टर साहब, पिछले 7, 8, 10, 15 साल में जो बिल्डिंगें बनी हैं उसमें पार्किंग के मसाइल नहीं हैं। जितनी पार्किंग दिखाई गई है अप्रूवल में, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पार्किंग दी गई है। मटेरियल का नाकस इंतज़ाम बहुत सारा होता है, मटेरियल का जो नाकस किस्म का जो इस्तेमाल होता है, उस हवाले से आबाद की कोई कमेटी है कि कोई बिल्डर, आपका मेंबर या बाकी बिल्डर कोई नाकस मटेरियल इस्तेमाल करें, उसके लिए कोई रोकथाम के लिए आबाद का क्या प्लान होता है? देखिए, बिल्डिंग बनना, उसका एग्जीक्यूशन, उसकी चेकिंग हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है बिल्डिंग कंट्रोल की ज़िम्मेदारी। हाउएवर, हमने इस साल अपनी एसोसिएशन में एक कमेटी बनाई है जिसमें तमाम इंजीनियर्स, क्योंकि अब हमारे भी बहुत सारे इंजीनियर्स मेंबर हैं, उनके बच्चे भी इंजीनियर बन गए, उनको हमने लिया है। और मकसद यही है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसको अपने मेंबर्स के लिए इंट्रोड्यूस करें, उस पर आगाही करें, और आहिस्ते आहिस्ते हम सब अपनी स्टैंडर्ड को, क्वालिटी को मज़ीद इम्प्रूव करें। बख्शी साहब, जैसे कि करप्शन तो एक नासूर बन चुका है, ख़ास करके तामीराती दुनिया में। कोई भी, जैसे आपने कहा कि जी पैसे देने पड़ते नहीं तो स्लो काम सारा चलता है। इस करप्शन के जो नासूर को ख़ात्मे करने के लिए आपकी आला इदारों से, जो हुकूमत चलाते हैं, या बाकी सब इदारों से आपकी बातचीत होती रहती है, उसके बावजूद भी करप्शन का खात्मा नहीं होता, तो फिर बिजनेसमैन्स की आला इदारों, आला शख्सियात से मुलाकातों का नतीजा क्या निकलता है? देखिए, मैंने चार्ज लिया है 1 अक्टूबर 2024 को, और तकरीबन मेरे पास 8-9 कंप्लेंट्स आई लैंड ग्रैबिंग की और मामलात की। मैंने वो तमाम कंप्लेंट्स, तकरीबन तमाम बड़ी शख्सियात, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, जिसमें कोर कमांडर कराची भी हैं, डीजी रेंजर भी हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध भी हैं, मैंने सबको लिख के भेज दी, कागजात भी लगा दिए। मेरा काम क्या है? आई एम हियर एज चेयरमैन आबाद। मेरा काम यह है कि मैं इन तमाम लोगों को सेंसिटाइज करूं कि मुल्क में हो क्या रहा है, और उस पे एक्शन लेना उनकी लीगल ज़िम्मेदारी है। मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि उस पे क्या एक्शन लिया जाता है। तो हम किस तरह ये बात कह सकते हैं अपने मेंबर्स को कि आप पाकिस्तान में पैसा लगाओ, आपका सरमाया सेफ़ है, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। अगर हमारे मेंबर के साथ ये होगा कि 62 एकड़ का प्लॉट कब्ज़ा हो जाएगा और वहाँ चाइनीज़ कंपनी किराएदार होगी, उसको भी बंद कर दिया जाएगा, उसके कंटेनर को ताला लगा दिया जाएगा, मतलब हद तो देखिए। कौन है कब्ज़ा वाले? एम्बेसी इन्वॉल्व होती है, वो कंटेनर बाहर निकलते हैं। बेचारे ने हाई कोर्ट से 2002 में वो प्लॉट ख़रीदा था। मतलब बिजनेसमैनों से, हुकूमत से ताकतवर इदारे भी इन्वॉल्व हैं कब्ज़ों में? देखिए, मैं किसी की तरफ अभी इशारा इसलिए नहीं करूँगा कि मैंने अपना काम किया है। अगर आप मुझसे बोलेंगे ना कि हसन भाई, आपका फ़र्ज़ बनता था कि आपने उनको बताया ये हो रहा है, मैंने बता दिया है। अब ज़िम्मेदारी मेरे पे नहीं, उन इदारों पे है जिनको मैंने लिखा है। खुद बिल्डर्स भी बहुत जगहों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, बहुत सारी ज़मीनें हड़प कर लेते हैं, अपने नाम हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है सब कुछ। देखें, बिल्डर जो ज़मीनें हड़प करते हैं या गलत करते हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मिल के करता है। तभी तो हम कहते हैं कि डिजिटलाइज़ करें रिकॉर्ड। मैं आपकी ज़मीन नहीं खा सकूं, आप मेरी ज़मीन नहीं खा सकें।
बट ये जो आजकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आपने बात की, तो कितने पैसे देते हैं, क्या रेट चल रहा है? रेट के बगैर तो रेवेन्यू में कोई काम नहीं होता। तो क्या बिल्डर की किस एकड़ के हिसाब से या किस हिसाब से पैसे दे रहा है रेवेन्यू में देखिए, आजकल? लाखों रुपए एकड़ रेट है सही को सही बोलने का। सही का गलत का तो बोलने मुझे का? पता ही नहीं है। आप नहीं कराते गलत? नहीं, मैं नहीं कराता। मैं कोशिश करता हूँ कि उन इलाकों में काम नहीं करूँ, बट हाउएवर सही को सही बोलने का लाखों रुपए एकड़ का रेट है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर ये कोई ढकी छुपी बात हो ना, तो आप शिकायत करें या मैं शिकायत, सबको पता है। क्योंकि वहाँ पर जो आता है वो मेरे ख्याल में इसी वजह से उसकी पोस्टिंग होती है कि इतने पैसे उसने देने ऊपर। क्या वो पोस्टिंग जो अफसर है वो भी निभा रहे हैं, या ऊपर के सब मिनिस्टर से लेकर सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर सारे के सारे मिले हुए हैं, या कोई एक ही का धंधा, एक ही का दुकान है? मुझे ऐसा लगता है कि ये चेन कहीं ऊपर तक जाती है, क्योंकि इतनी खुलेआम, इतनी बदमाशी से काम हो नहीं सकता। जिसके आगे आबाद के लीडर्स भी बेबस है। देखें, अगर मैं यहाँ आबाद ऑफिस के बाहर एक वो सुजुकी ब्लॉक की उतारूँ ना, 10 मिनट में पुलिस आ जाती है और पुलिस बोलती है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कागजात दिखाओ, ये दिखाओ। और वहाँ सैकड़ों एकड़ प्लॉट कब्जे हो रहे हैं। और कब्जे होने का भी भुट्टो साहब तरीका बहुत आसान हो गया। अभी 2-4 वीगो आती हैं, मेरे आदमी बैठे हुए हैं फ़र्ज़ करें, उनको उठाती है, इनको बिठाती है, पहले से डॉक्यूमेंट में जो मेरे नाम के होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद मैं सुबह कोर्ट भागता हूँ, आबाद आता हूँ, तो वो कहते हैं कि ठीक है जाओ कोर्ट शौक पूरा कर लो, क्योंकि कोर्ट में डिस्पोजल टाइम 25, 30, 40 साल है। 6 महीने बाद टक्कर मार के मैं बोलता हूँ अच्छा भाई बात कर लो, बोलते हैं आधा प्लॉट दे दो, आधा प्लॉट दे दो, आधा प्लॉट दे दो। फिर अच्छे ताल्लुकात होंगे तो 45%, 40%, 35%। किस तरह कोई काम क्या करेगा? हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई अलग अलग माफिया, अलग अलग नामों से कोई लोग बैठे हुए माफिया के? देखिए, अच्छा मज़े की बात है, जिन लोगों को कब्ज़ा कराते हैं ना, वो तो बेचारे बहुत सीधे लोग होते हैं, उनको शायद पता भी नहीं होता है क्या कर रहे हैं वो झुगिया लगा के बैठ जाते हैं। उनको यूज़ करते हैं। पीछे जो लोग बहुत होते सारे हैं, बिल्डर भी झुगिया लगा के बैठे हुए, हमने जो अरबी उधर तो बहुत सारी झुगियाँ देखी कि वो तो बिल्डर्स की हैं मुख्तलिफ नामों से। मेरी नॉलेज में नहीं है। इंक्रोचमेंट की आपने बात की, क्या वो भी पैसे लेती है या वाकई वो इंक्रोचमेंट नहीं, खाते मेरे में ख्याल काम में करते हैं? एंटी इंक्रोचमेंट का अब काम हो गया है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट खुद कब्जा खुद करते हैं, कब्जा करना या कब्जा करवाना, कब्जा कराना उनका काम ये हो ऐसा गया। नहीं हो सकता कि तो फिर आप आपके खत पे भी काम नहीं होगा। आप एक प्लॉट पे बैठे हुए हैं, आप उसके ओनर हैं, सही या गलत छोड़ दें। अगर गलत भी हैं तो मैं एंटी इंक्रोचमेंट आऊँगा, आपको उठाऊँगा और दूसरे को कब्जा दे दूँगा। किस कानून से? चलें स्टेट अपने पास रख लेना। स्टेट कहती है कि हमारा प्लॉट था, अपने पास रख ले। आप भुट्टो साहब को उठा के गफूर को क्यों देंगे? क्या पुलिस का मेनली भी धंधा बनाया हुआ है कि पुलिस भी इस कब्जेगिरी में शामिल है, या पुलिस कोई मदद कर लेती है? पुलिस इस कब्जेगिरी के उसमें डिपेंडेंट होती है डीसी ऑफिस के, और डीसी ऑफिस है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा, या तो वो जैसे वो कहते हैं, यकीनन कहीं ना कहीं उनका भी कनामस होता है, पैसे देने पड़ते हैं। जी। कहने का मकसद है इस वजह से भुट्टो साहब कराची में स्पेशली और सिंध में इन जनरल आज कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है रियल एस्टेट में। क्या पंजाब में लोग कर रहे हैं, KPK में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सब सिंध में ही मसला है? पर ये कब्ज़े का मसला यहाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ नहीं है। वहाँ इतना मसला नहीं है। यहाँ पर इतना हो गया कि आप आउटस्कर्ट्स में जाइए। बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी, सरदार, कबायली निज़ाम, क्या वो कब्जे के बगैर चल पाएगा? देखें, बलूचिस्तान में तो इतना वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही है, इसलिए मैं बलूचिस्तान के को एज एन केस स्टडी नहीं लेता। हावेवर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर में भी बहुत सारे बिल्डर कराची के गए, तकरीबन बहुत सारे 50% तो कराची से गए। बड़े नाम जो आबाद के बड़े लोगों के अरबों पे खा के हजम करके और डकार मार के कभी न कहीं निकल पड़े। वो गवादर में लोग तो रुलते फिर रहे। उसके लिए आबाद ने क्या किया? देखिए, हमने पिछले हफ्ते ही चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा और उसमें हमने ये कहा है कि हमारे लोग वहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। क्यों इन्वेस्टमेंट किया? उन्होंने आपकी पॉलिसीज़ को देख के इन्वेस्टमेंट किया। आपने कहा था गवादर फ्री जोन बनेगा, सो आप अपना प्रॉमिस तो पूरा करें, फिर हम इंश्योर करते हैं, हम श्योर देखते हैं हमारे लोग कैसे नहीं प्रॉमिस पूरा करते। बट अगर वहाँ आप ने जो इंसेंटिव दिए थे कि दुनिया से लोग आएंगे, कारोबार होगा, ये होगा, वो होगा, आप जाएं तो गवादर। हालत क्या है? क्या वजह है कि सिर्फ कराची को ही कंक्रीट, सरियों और सीमेंट का शहर बनाया जा रहा है? पूरे पाकिस्तान के बिल्डर्स की नज़र ही सिर्फ कराची पे ही क्यों? चाइना कटिंग भी यहाँ पे, सारे मसाइल यहाँ पे, तो यहीं से कमाने का धंधा कैसे चल पड़ा है? देखिए, जो चाइना कटिंग वगैरह करते हैं ना, वो बिल्डर नहीं, वो क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स हैं। हमें तो आपके मेंबर्स नहीं हैं? नहीं, हमारे बहुत सारे मेंबर भी तो होंगे। नहीं, हमारा अगर कोई है तो आप देखिए, ये तो मीडिया का काम है ना, आप ही इस
मीडिया अदलिया तो नहीं है। नहीं, आप पॉइंट आउट तो कर सकते हैं ना, वो तो करते रहते हैं, आवाज़ तो बनाते रहते हैं। एम्बेरस तो कर सकते हैं। अक्सर मुख्तलिफ बिल्डिंगों के अंदर देखा गया है कि पानी, बिजली और बुनियादी सहूलियात का बड़ा फुकदान होता है। तो उस हवाले से मेंबर्स के हवाले से आबाद की क्या पॉलिसी है? देखिए, मैं समझता हूँ हमारे तमाम बिल्डर पानी का, बिजली का और गैस का कनेक्शन लेके देते हैं प्रोजेक्ट पे। अब ये तो आप सवाल उन मिनिस्टर साहब से पूछिए जिनके अंडर ये आता है कि लाइन में पानी नहीं आता, गैस नहीं आती, बिजली की लोड शेडिंग है। हम तो सिर्फ मेन लाइन से अपना कनेक्शन लेके जोड़ के दे सकते हैं ना। हमारा ये काम नहीं है हमारे मेंबर्स का कि सारा सिस्टम हम चलाएं। या तो प्राइवेटाइज़ करके हमें दे दें, नहीं चलता हुकूमत से, सियालकोट में चल ही रहा है ना। और मैं भी अपनी एसोसिएशन को कहता हूँ कुछ इदारे प्राइवेटाइजेशन में हमने ले लेने चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये मैनेज नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। तो क्यों हम सब मिल के कलेक्टिवली कोई ऐसा एफर्ट करें, एक मिसाल कायम करें पूरे पाकिस्तान में कि वो फॉलो हो। क्या मसला है कि कराची में पानी सिर्फ पैसों में मिलेगा, टैंकर माफिया है को अपना बड़ा दुकान धंधा, तो सारे इदारे मिलके उस माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या इसमें बिल्डर्स और बाकी माफिया भी इन्वॉल्व है कि सब पानी पैसों पी लिया जाएगा और पानी पिया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान में टैंकर का, कराची में टैंकर का धंधा $500 मिलियन का है एनुअली, $500 मिलियन। आपको जितना पानी चाहिए आप 100 टैंकर मंगा लें, पैसे दे के आज मिल जाएगा, लाइन में नहीं आएगा। लाइन में नहीं तो आएगा। वो कहाँ से ले? अफगानिस्तान से पानी लाते हैं। वो ज़्यादातर लोग भी वहीं के हैं, टैंकर चलाने वाले। कहाँ से लाते हैं पानी, मुझे बताइए ना। कराची की किसी रिसोर्स में लाइन में वो मार के लेके आते होंगे ना, चोरी करके लेके आते होंगे, या कोई जिसको वो कहते हैं जहाँ से ये भरते हैं वहाँ से लेके आते होंगे। अब ये सवाल बहुत बड़ा तो उन एजेंसीज़ का है कि जिनका काम है इनको चेक करना। देखिए, बग़ैर कनाइवेंस, बग़ैर मिले हुए ये हो ही नहीं सकता जो इस मुल्क में हो रहा है, इस शहर में हो रहा है, इस सूबे में हो रहा है। इसमें तो मतलब अब इसमें ये चीज़ तो आया हो गई है। अब बात क्या कर रहा है कि अक्सर जो मंसूबे बनते हैं वो मनसूबाबंदी होती नहीं, प्लानिंग होती नहीं। जैसे आपने पहले भी कहा कि मुख्तलिफ जो प्लानिंग वाले इदारे वो तो अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि जेब गरम। तो क्या बिल्डर्स प्लानिंग क्यों नहीं करते कि शहर का जो इस वक्त नक्शा है वो बिगड़ता जा रहा है? कराची जो रोशनियों का शहर था वो अंधेरों में इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन के भी कैसे चला गया? देखिए, जब पार्टीशन हुआ उसके बाद कराची को 60s-70s में पेरिस ऑफ एशिया कहा था। आज कराची इज़ द 4th dirtiest सिटी ऑफ द वर्ल्ड, बीइंग द 7th लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो प्लानिंग हमारा काम नहीं है, आप ये समझें, ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। अगर आप कहें आबाद कर दे, आबाद के पास क्या लीगल अथॉरिटी है? आबाद उन कमेटियों के मेंबर भी है, सरकारी इदारों में साथ बैठती भी है, तो फिर देखिए, आबाद अगर बनने का मकसद क्या बना? आबाद एक मेंबर है, 21 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। आबाद वहाँ अपना प्रोटेस्ट भी नोट करवाती है, अपना डिसेंटिंग नोट भी नोट करवाती है, पर मेजॉरिटी उनकी है। आबाद कोई बिल्डर्स के लिए कोई मनसूबाबंदी, कोई ऐसा ऑनलाइन मेकनिज़म बना रहा है? कोई बिल्डिंग बनती है, पब्लिसिटी होती है, उसका नाम पे टाइटल होता भी नहीं, और पब्लिसिटी बड़े बड़े 100 होर्डिंग लगे होते हैं शहर में। 2-4 ऐसे बिल्डर हैं जिनके सवाए पब्लिसिटी के तो कोई डिलीवर होती नहीं। नवे प्रोजेक्ट उनके आ गए, हर महीने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, मगर उनकी कुछ पता नहीं, कोई वेबसाइट, कोई ऐसा मेकनिज़म है आबाद का कि बिल्डर्स का पता चले कि जी अप्रूव सारे प्रोजेक्ट हैं। अनअप्रूवल प्रोजेक्ट पैसे कमा के अरबों रुपये लोगों का माल गनीमत समझ के खा जाते हैं। उसके लिए आबाद कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बना पाया? नहीं तो हुकूमत वो काम हमें डेलीगेट कर दे। मैं आपके चैनल के तवज्जुद से कह रहा हूँ, अगर बिल्डिंग भी आप ज़ीरो वायलेशन बनाना चाहते हैं ना, तो अप्रूवल का काम आबाद को डेलीगेट कर दें और उन 50 बिल्डिंगों को देखें वो कैसी बनती हैं और जो पुरानी 500 बिल्डिंगें बनी हैं। अगर आप में यानी हुकूमत में अहलियत नहीं है, मेरे में अहलियत नहीं है करने की, सो मैं अपना ऑफिस का काम भी दूसरे को दे देता हूँ कि वो कर ले। हुकूमत में अहलियत है तभी तो आप पैसे दे रहे हैं। किस चीज़ की अहलियत है? डिले करने की। आप सरकारी चालान भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, इजाफी पैसे भी दे रहे हैं, तो ये तो अहलियत हुई ना। डिले करने की। अगर बिल्डर्स की अहलियत होती तो वो पैसे क्यों देते? तो कोई इताद नहीं है तो नाअहल ही है। देखिए, बात यह है, डिले करने की अहलियत ज़रूर है, पर हमें इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क को आगे ले जाना है, तो हमें हाथ में हाथ डाल के चलना होगा, हुकूमत को भी और हमें भी। हम मेरे ख्याल में रादर देन गोइंग इन अ ब्लेम गेम, जो हो गया कल तक उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, कल जो गुजर गया मैं वो 1 मिनट भी नहीं ला सकता। हाउएवर आज एंड ऑनवर्ड देखिए, हमने मिलके चलना चाहिए। मैं कैसे कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कुछ अपने इख्तियारात आबाद को डेलीगेट करने चाहिए। बिल्डिंग कंट्रोल अपने कानून में ये लिख दे
कि फ्लोर सर्टिफिकेट बिल्डिंग बनती है तो आबाद देगा। तो मजाल है किसी हमारे मेंबर की कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे। यहाँ तो कानून की खिलाफ वर्जी तो हो रही है, बहुत सारी बिल्डिंगें छतों के ऊपर छत बढ़ती जा रही है और गैरकानूनी काम तो बहुत हो रहे हैं, गैरकानूनी इमारतें तो बनती जा रही हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि कल के कंगले अरबपति बन गए। क्योंकि देखिए, क्योंकि उनको चेक करने काम बिल्डिंग कंट्रोल का है। वहाँ के अफसरान कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, और कॉम्प्रोमाइज़्ड होने की एक तो बदनीयती वजह है, और दूसरी वजह ये भी एक है कि उनको मार्केट बेस्ड सैलरी नहीं मिल रही है। मैं समझता हूँ उनकी भी सैलरी मार्केट बेस्ड होनी चाहिए। प्लस अगर वहाँ पर कोई अफसर वहाँ पर कोई सीट पे है और उसको कुछ महीना देना पड़ रहा है, तो ये सिस्टम तोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। जो अभी डीजी हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि देखें, ज़िंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते। हमें अपनी आपने डीजी की कि सिंध बिल्डिंग में तो कोई और डीजी होता है, वाकई वो डीजी भी है? अब ये इस बात का तो सोलंकी साहब जवाब देंगे, मैं चेयरमैन हूँ, मुझे मालूम है। मतलब आबाद में इस तरह का नहीं है कि चेयरमैन कोई और चलाए, जैसे बाकी इदारों में चल रहा है बहुत सारे। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें, हमारे बड़े हैं मोहसिन शेखानी साहब, पेट्रोन इन चीफ भी हैं हमारी ग्रुप के, बट वो ज़रा भी अमल दखल नहीं करते। कराची के अंदर बहुत सारे मंसूबे तो बन रहे हैं, मगर आपने सिंध की बात की, सिंध के छोटे शहरों में बिल्डर्स वहाँ पे भी मौजूद हैं, मगर उस तरह का काम नज़र नहीं आता आबाद का। क्या वजह है? आपकी रीजनल ऑफिस हैदराबाद और बाकी जगहों पे भी मौजूद है, उस तरफ इतनी तवज्जो आबाद की नहीं है। देखिए, हमारा जो सब रीजनल ऑफिस है वो हैदराबाद में मौजूद है, और तकरीबन 180 के करीब मेंबर हैं, और वो अपने तौर पे वहाँ काम कर रहे हैं। हैदराबाद में भी कर रहे हैं, सक्खर में भी कर रहे हैं, लाड़काना में भी कर रहे हैं, और दूसरे शहरों में भी कर रहे हैं। वहाँ पर वो वर्टिकल बिल्डिंग्स इतनी नहीं है हैदराबाद के अलावा, तो वो आपको नज़र नहीं आती। वहाँ पर ज़्यादातर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट यूजुअली बनते हैं और डेवलप होने में टाइम लगते हैं, इसलिए वो आपको नज़र नहीं आते। बट हमारा सब रीजन माशाल्लाह से बड़ा एक्टिव है। पंजाब से या पीके से आबाद के चेयरमैन की कोई नुमाइंदगी नहीं होती, तो उसकी क्या वजह है? सिर्फ आबाद कराची तक ही महदूद हो गया है? नहीं, पंजाब में हमारे इस वक्त नॉर्दर्न एरिया के चेयरमैन हैं एनआर के, जिसमें पंजाब और केपी के हैं नबील साहब। आबाद के अंदर अक्सर देखा गया है कि चेयरमैन मखसूस कम्युनिटी से ज़्यादातर वाबस्ता है। आप सब में 2-4 कोई मुख्तलिफ कौमों से आते हैं, तो सिर्फ क्या एक मखसूस कम्युनिटी का ही कब्ज़ा है आबाद के ऊपर? नहीं, इस वक्त मेरे 4-5 ऑफिस बेरर्स में से, मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, चेयरमैन बहुत कम बनते हैं एक मखसूस कम्युनिटी के अलावा। देखिए, हमारा ग्रुप तकरीबन 12 साल से है, और उस 12 साल में 5 साल हम लोग रहे हैं। और हाउएवर देखिए, मेजॉरिटी हमारे यहाँ कराची में वो मेमन हैं बिल्डिंग लाइन में, ये हकीकत भी है। सो मेजॉरिटी का राइट भी होता है, और उनका ज़्यादा मौका भी मिलना चाहिए, ये तो डेमोक्रेसी है। आबाद के आने वाले क्या मंसूबे हैं जिससे मुल्क और कौम की तरक्की या मैशत के लिए कोई फ़ायदेमंद साबित होगा? देखिए, हम ये समझते हैं हमारा पहला फोकस्ड काम ये होना चाहिए लैंड ग्रैबिंग के ख़िलाफ़, ताकि लोगों का हुकूमत की रिट पे एतमाद बहाल हो। दूसरा हमारा जो काम होना चाहिए कि जो पाकिस्तान से इस वक्त पैसा निकल के दुबई इन्वेस्ट हो रहा है, उसको हम पहले रोकें, और रोकने के बाद उस जो गया है उसको वापस लेके आएँ। इसके लिए हमें वो पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी जो रीजनली कम्पिटिटिव हो। दुबई में मैं काम करता हूँ या मेरा मेंबर काम करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी का टाइटल महफूज है, कोई कब्ज़ा वाला उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। यहाँ डाकुओं का राज ज़्यादा है। यहाँ तो ऐसे ही है, जैसा आपने कहा, उन डाकुओं के राज से जान छूट सकेगी? इंशाल्लाह ज़रूर छूटेगी। मैं आपको दो चार चीज़ें और बताऊँ ना, आप भी बोलेंगे कि क्यों आप यहाँ लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दुबई में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे से पैसों का सवाल नहीं पूछा जाता, और मेरे कस्टमर से नहीं पूछा जाता कि पैसे कहाँ से आए, हालांकि वो भी ग्रे लिस्ट में था। पाकिस्तान में तो आप एक प्लॉट लें तो इतने FBI नोटिस देता है कि आपका हफ्ते में 2 चक्कर तो लगते ही लगते हैं। इसी तरह दुबई में जो आप काम करते हैं तो आपके पास इंडिया का भी बायर है, जापान का भी बायर है, लंदन का भी बायर है, दुबई का भी बायर है, सऊदी अरब का भी बायर है। हमारे पास बायर सिर्फ कराची और एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी का है, कराची में बात कर रहा हूँ। इसी तरह दुबई में दिरहम और वो डॉलर की पैरिटी फिक्स है, कोई डिवैल्यूएशन नहीं। हमारे यहाँ 4 साल में आधा हो गया रुपीस। इस कंक्रीट के शहर को बनाने में कितनी लोगों की ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं, और कितनी इस सनत से वाबस्ता इदारे हैं, वो चाहे वो सरिया हो, सीमेंट हो, मज़दूर हो, बहुत सारे इदारे वाबस्ता हैं। तो कितनी लोगों की ज़िंदगियाँ इस बिल्डर की दुनिया में या तामीरात की दुनिया में वाबस्ता हैं? भुट्टो साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
पाकिस्तान में स्टेट बैंक की आज़ादोशुमार के मुताबिक 9.6 मिलियन स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग कंस्ट्रक्शन के सेक्टर से रोज़गार हासिल करते हैं। ये एग्रीकल्चर के बाद हाईएस्ट जॉब प्रोवाइडर है पाकिस्तान में। इसी तरह 74 एलाइड इंडस्ट्रीज़ जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लाइक सीमेंट और स्टील और टाइल और पाइप और वायर और दीगर इससे जुड़ी हुई हैं। जब ये इंडस्ट्री चलती है तो ये 74 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो $30 बिलियन का रेमिटेंस आता है ना हर साल, जो हमारे एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी भेजते हैं, उसमें 50% से ज़्यादा हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के लिए आता है। ये भी आज़ादोशुमार स्टेट बैंक के हैं। आखिरी सवाल के मुल्क के अंदर जो तामीराती दुनिया बुरान का शिकार है, उसका हल क्या है? उसका हल ये लॉन्ग टाइम टैक्स पॉलिसी चाहिए, ये कब्ज़े से हमारी जान छूटनी चाहिए, और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो रीजनल मुल्कों से कम्पिटिटिव होंगी तो काम चलेगा, वरना ये काम नहीं चल पाएगा। कच्ची आबादियाँ बनेंगी, कब्ज़े होते जाएंगे। लोगों को घर तो देखिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ना, कोई लग्जरी नहीं है। लोगों के घर अगर नहीं मिलेंगे उनको रेगुलेटेड, तो कच्ची आबादियों में जाएंगे जहाँ बिल्डिंग 80 गज पे 8 माले बनती है, 40 गज पे 6 माले बनती है, 10 माले बनती है। ना उसमें सरिया डलता है प्रॉपर, ना सीमेंट डलता है, ना क्योरिंग होती है, ना कोई आर्किटेक्ट होता है, ना कोई इंजीनियर होता है, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है। ये मौत के सौदागर घूम रहे हैं इस मुल्क में। कारोबारियों को कारोबार नहीं करने दे रहे हैं सीधा, और मजबूर कर रहे हैं कि लोग इलीगल चीज़ों को ख़रीदें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें। सो मेरी रिक्वेस्ट आपके चैनल के थ्रू चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी होगी, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इन मामलात में स्टेप इन करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब से भी होगी, हमारे ये जरदारी साहब से भी होगी, और चीफ जस्टिस साहब से भी मेरी गुजारिश है कि भाई एक स्पेशल बेंच बनाएं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, जहां लैंड के केसेस शॉर्ट टाइम में डिसाइड करें। असली क्रिमिनल एक्टिविटी जब होती है जब 25-25 साल केस डिसाइड नहीं होते। ये मैं उनको लिखने भी जा रहा हूँ, और ये किसी का, इन चारों शख्सियात में किसी का किसी पे कोई एहसान नहीं है। ये इस मुल्क का ज़रूरत है। अगर आपको इस मुल्क की इकॉनमी को चलाना है, इस मुल्क के लोगों को रोज़गार देना है, और इस मुल्क में रहने वाले को इत्मीनान से रखना है। इस मुल्क में अगर आप कियोस्क नहीं चाहते, इस मुल्क में आपकी पूरी टीम है, अगर इनको मकान नहीं मिलेगा तो इनका दिमाग क्या काम में रहेगा? इनके बीवी हैं, इनके बच्चे हैं, इनके वालिदैन हैं। मुनासिब प्राइस पे मकान मिलना लाजमी है। ज़मीन का ऑक्शन करें। कानून ये कहता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कि 120 गज से ऊपर का प्लॉट सिंध में ऑक्शन होगा। 1947 से एक ऑक्शन नहीं हुआ है। कोई पूछने वाला है? ये मैं आपके चैनल में खुला बोल रहा हूँ, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। फिर हम सिर्फ कहें कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? जब कोई चीज़ सिक्योर ही नहीं है तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना पड़ेगा कि लोग जो पैसे ले गए वो ले जाना भी रुक जाएं और बाहर से लाएं, बल्कि पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी भी यहाँ इन्वेस्ट करें। मेहरबानी। हमारे साथ हसन बख्शी आबाद के चेयरमैन मौजूद थे। उन्हें खुल के कहा है कि पाकिस्तान में कोई मैशत को बेहतर करेगा या कारोबार करेगा या पैसे लगाएगा तो यहाँ पे मौजूदा जो सेटअप है, मुख्तलिफ जो इदारे हैं, वो माहौल दोस्त नहीं है या साजगार किस्म का माहौल नहीं है, तो कैसे मैशत के ताकत बनेंगे सब आके। कारोबार के हवाले से बड़ी आवाज़ उन्होंने दी है और किस तरफ हमें जाना चाहिए, और आबाद के चेयरमैन का जो मौक़िफ़ और खरी बात आपके सामने है। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह वाई।